बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है और 262 पेज के ऊपर बुक है। पता नहीं, भूल जाता हूँ हमेशा। फिरोज़ कमर साहब और ग़ुलाम नासिर साहब की। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की में आ गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है कि शफ़ीउद्दीन का ये द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द बिजनेस और मिस्टर शफ़ीउद्दीन फॉर द मंथ ऑफ मई 31st, यानी कि पूरे महीने का जो मई का है उसका जो है ये इन्होंने रिकॉर्ड दिया है। अब नीचे आते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है, सही है जी। क्लोज करनी है, यानी कि क्लोजिंग एंट्री बनानी है। और तीसरा है ग्रॉस प्रॉफिट को कंप्यूट करना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से कंप्यूट करना है, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स। मैंने बताया है कि हर सवाल का जो है ना, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनाऊंगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट भी बनाऊंगा, ताकि आप लोगों की जहनों में बिल्कुल पुख्ता हो जाए कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है, दोनों हम फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादा देर लगते नहीं है, 10-15 मिनट में चीज़ हो जाती है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का पहला जो है, यहाँ से लिखता हूँ मैं, मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री 1/5 को, ये जनाब ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट स्टार्ट 70,000 रुपये, ये आउटर कॉलम में आई। थोड़ा सा पूरा स्पेस मैंने इसलिए लिया है कि अगर इनर कॉलम आता है तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसके अंदर ऐड नेट नेट परचेजेस। ठीक है, पहला पार्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग इन्वेंट्री वो लिख दी। दूसरा पार्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग इन्वेंट्री थोड़ी सी ऊपर चली गई, ये इधर आनी चाहिए, 70। अच्छा जी, दूसरा पार्ट हाउ टू कैलकुलेट परचेजेस, नेट परचेजेस। पहले परचेजेस लिखेंगे कि उससे पूरे महीने में परचेजेस कितनी की। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 2,42,000 रुपये, इसमें प्लस माइनस है, परचेज रिटर्न भी है, ट्रांसपोर्टेशन इन है। अच्छा जी, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट दोनों है। इनर कॉलम हम असल में जब ये होता है कि हम पहले देख लेते हैं कि कितने कॉलम हम इस्तेमाल करें, उस हिसाब से हम अपनी डिज़ाइन करते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे 10-12 सवालात की, तो खुद ही जो है ना फटाफट सवाल हो जाएगा। सवाल को पढ़ के जो है ना हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर अगर एडिशन जो है, दो एडिशन हो रही हैं, मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन है और मिसाल के तौर पर सेल टैक्स है या इंश्योरेंस है, ठीक है, तो फिर इनर कॉलम हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और लेस के लिए अगर दो आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पर 25 रिटर्न हैं और 25 इसमें 25 डिस्काउंट है, तो फिर हम इनर कॉलम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज देन हम इनर कॉलम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो है उसको मिडिल कॉलम में ही प्लस माइनस करेंगे। अच्छा जी, परचेजिज 2,42,000 यहाँ पे आ गया, 2,42,000 रुपये ऐड हुआ है इसके अंदर परचेजिज में। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन है 14,800। अब
वही वाली बात मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन ही ये इनर कॉलम है। इसके अलावा कोई और चीज़ है जो परचेज में ऐड हो रही है? इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमने मिडल कॉलम में डायरेक्ट इसको प्लस कर देना है 14,800। ठीक है। अगर एक और आइटम होता जो परचेज में ऐड होता है तो फिर हम 14,800 यहाँ लिखते और दूसरा यहाँ करके, जिस तरीके से हमने पिछले सवाल में देखा था, और यहाँ पे फिर हम करते हैं। लेकिन चूंकि एक ही आइटम है तो हमने उसको यहाँ पे लिखा, राइट। ओहो, 800। अब यार कैलकुलेटर ले लूँ, रुको। दो लाख 42,000, 256,800, 2,56,800 ये हो गया हमारे पास। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे पास हो गई क्या चीज़, टोटल परचेजेस। ठीक है। ऐड होने के बाद टोटल होती है, लेस हो गया। लेस क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, रिटर्न एंड अलाउंस, कितना है, 14,500। इनर कॉलम इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा होता है। आप चाहें तो परचेज ना भी लिखें, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत इधर चला गया, अच्छा नहीं लग रहा जो है। लेस खाली मैंने लिखा रिटर्न एंड अलाउंसेस, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा लेस परचेज डिस्काउंट $12,300, ठीक है। दोनों माइनस की फिगर है। 26,800, राइट। 14,500, 12,300, तो 26,800 ये फिगर आई, जो कि टोटल परचेजेस में से माइनस हो जाएगी। और माइनस होने के बाद ये फिगर आ जाएगी 236, 230, ये फिगर आ गई। अब ये फिगर हमने यहाँ पे लिख दी, जबकि ये है नेट परचेजेस, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो इस बार से ज़्यादा मैं अब हम सवाल हल कर रहे हैं कि टोटल परचेजेस में से जो भी चीज़ माइनस होगी, तो माइनस होने के बाद जो है वो यहाँ पे लिखी जाएगी आउटर कॉलम में। देख लूँ मैं प्लस माइनस करके, चलो सवाल गलत हो गया। अच्छा जी, ये कितना है, 500, 26,800 माइनस 256,800, 230, ठीक है। नेट परचेजेस आपने आउटर, नेट परचेजेस जहन में रखिएगा, हमेशा आउटर कॉलम में लिखी जाएगी इन्वेंट्री के नीचे, सही है। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट क्या था जनाब, डायरेक्ट लेबर
या जिसे आप कहते हैं वेजेस, क्या ये हैं? वेजेस नहीं है, ठीक है जी। और उस ये यहाँ पे कोई वेजेस नहीं है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक दो दफ़ा मैं इसको दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा मैं, ताकि ठीक है, ताकि कहीं आदत ना पड़ जाए। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास आएगा, क्या आएगा, पैकिंग आया था सवाल में, पैकिंग वगैरह है एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें नहीं है। ये बार बार इस वजह से लिखवा रहा हूँ कि ताकि जहन में रहे कि जब भी आप सवाल कर लें कि आप फ़ौरन देखें और आपकी जहन में आ जाए। ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो है ना, ये कंपोनेंट होते हैं, हिस्से होते हैं, इसको जहन में रखिएगा। अच्छा जी, सवाल में अगर ये चीज़ें होंगी तो आप ये लिखिएगा, अदरवाइज नहीं लिखिएगा, सही है। इफ गिवन, इफ गिवन देन यानी कि आप लिखेंगे, अदरवाइज नो। समझ गए? ये मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि एक जहन में बैठ जाए, फीड हो जाए। 2,30,000 और 70,000, ये हो गए 3 लाख। अब आउटर कॉलम के आपने प्लस कर लिया, सारे जो है ऐड हो गए। ऐड होने के बाद जो फिगर आई वो आई जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। ये चारों जो हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस कोई डायरेक्ट वेजेस वगैरह हैं और प्लस कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये चारों ऐड होने के बाद जो फिगर आती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से फिर हम माइनस करते हैं लेस एंडिंग इन्वेंट्री, या एंडिंग मर्चेंडाइजेस 31 मई की, ठीक है। ये फर्स्ट में एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस होगी, याद रखिएगा। एट द एंड 98,000 रुपीज। दो लाख 2,000, ये आपके पास आ गई। इन्वेंट्री माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो होती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। नजर आ रहा है? बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये स्टेटमेंट होती है। अब हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, ठीक है। वो कैसे बनेगा? वही रहेंगे मिस्टर शफीउद्दीन, इसके बाद मैं ऐसे में लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे लकीर डाल दी है। मिस्टर शफीउद्दीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, यहाँ स्टेटमेंट लिखी थी, यहाँ अकाउंट लिखेंगे। ये स्टेटमेंट फॉर्मेट है और ये अकाउंट फॉर्मेट है।
31 में, ठीक है। अब जो है हम जिस तरीके से अकाउंट बनाते थे वैसे अकाउंट बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट के दो पोर्शन बनाएंगे, इससे आगे नहीं लिखेंगे, और ये हम इसको हाफ कर देंगे जैसे कि लेजर बनाते हैं। अकाउंट जो है मींस लेजर, लेजर फॉर्मेट याद रखिएगा। अकाउंट जब भी कोई बोले अकाउंट बनाइए तो ये लेजर फॉर्मेट होगा आपका। डेबिट साइड पे वो तमाम फिगर्स आएंगी जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाती हैं, ठीक है, इंक्रीज करती हैं। कौन सी चीज़ बढ़ाती है? ओपनिंग, इन्वेंट्री बढ़ाती है 1.5 ही, 70,000 रुपये। उसके बाद परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज करती है। परचेजेस कितनी थी? 2,42,000, ये रही 2,42,000। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो आपने दी है ये लिखेंगे यहाँ पे, ये इंक्रीज करती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट को ट्रांसपोर्टेशन जितनी होती है वो इंक्रीज करती है 14,800, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ इंक्रीज करती है? और कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या चीज़ कम करती है, डिक्रीज करती है? जो भी आपने डिस्काउंट मिला है आपको और जो भी रिटर्न किए हैं। तो परचेज, रिटर्न एंड अलाउंसेस 14,500। उसके बाद ये हम पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देते हैं RETURN एंड अलाउंसेस। और उसके बाद परचेज, डिस्काउंट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो अमाउंट होती है उसको डिक्रीज करती है। तो 12,000 इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और दूसरी सबसे, ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया। और उसके अलावा कौन सी अमाउंट है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? यस, राइट, बिल्कुल सही कहा। अर्निंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट को कम करती है, तो एंडिंग इन्वेंट्री 31/5 को 98,000 रुपीज़, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे फुटिंग। यार और देख लूँ कोई चीज़ तो नहीं रह गई है। सही है। अब हम करते हैं, क्यों ये पूरा लेजर है, लेजर की फुटिंग करेंगे, डेबिट की साइड की और क्रेडिट साइड की। 70,000 प्लस 2,42 प्लस 14,800, फुटिंग हुई 3,26,800, ठीक है। डेबिट की फुटिंग कर दी और 14,500 प्लस 12,300 प्लस 98,000। क्रेडिट की फुटिंग की आपने 1,24,800, राइट। डेबिट फुटिंग बड़ी है, क्रेडिट फुटिंग छोटी है। डेबिट में से
माइनस कर दें क्रेडिट को 326,800 माइनस कर दें 124,800 तो 2,02,000 इसका ये बैलेंसिंग फिगर आई। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। और आपने इसको बराबर कर दिया 3,26,800 और ये इक्वल हो गई 3,26,800 से। ठीक है, ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट जो है आपने बना लिया और नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ये हल्का सा छोटा नज़र आ रहा है, बट लीव इट। सही है। अब इसके बाद जो है आपने क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोजिंग की एंट्री हम इधर बनाते हैं, क्लोजिंग एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग एंट्री बहुत आसान है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर जो है आप ट्रांसफ़र कर देते हैं और परमानेंटली ये जितने आपके एक्सपेंस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि ये डेबिट होता है, वो आप सही है ना, ये डेबिट बैलेंस है, याद रखना है डेबिट बैलेंस है, लेकिन लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे इक्वल करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आप क्रेडिट देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि डेबिट बैलेंस है आप इसको क्रेडिट करेंगे 2,02,000, राइट। और किस चीज़ को डेबिट करेंगे, ज़ाहिर एक्सपेंस को जब आप क्रेडिट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो किसी को तो डेबिट करेंगे ना। तो आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को आप डेबिट करेंगे 2,02,000 से। ओके, ये हो गई आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, क्लोजिंग एंट्री आपने बनाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्लोज कर दिया इनकम एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर। ओके, ये आपने बना दिया और बनाने के बाद जो है स्टेटमेंट बना ली, यहाँ पे अकाउंट बना लिया और यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री बना ली। अब जो है तीसरा जो है उन्होंने कहा है कि कंप्यूट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आपने कंप्यूट करना है। वो कैसे होगा? नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट जो है ज़ाहिर हम स्टेटमेंट फॉर्मेट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं नॉर्मली, तो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट के थ्रू जो है हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। वैसे तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट हम सीखें कि किस तरीके से निकलेगा। प्लस माइनस फिगर करके हम कर देते हैं, सेल में से माइनस करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कोई बात नहीं, आज सही है ना, लेकिन एक प्रॉपर तरीका हम सीखते हैं। मिस्टर शफीउद्दीन, ग्रॉस प्रॉफिट। मिस्टर शफीउद्दीन, शफीउद्दीन का है, और ये जो है हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट 31 मई की।
ठीक है, हमेशा सेल्स ग्रॉस लिखी जाएगी। सेल्स सेल्स में से तमाम फिगर्स माइनस होती हैं। सेल कितनी है आपके पास? 435। अच्छा, जब ये आप सेल्स या परचेजेस देखें तो उसमें ये देखेंगे कि कोई चीज़ माइनस हो रही है या कोई चीज़ प्लस तो नहीं हो रही है। सेल्स में सेल डिस्काउंट माइनस होगा और सेल्स रिटर्न माइनस होगी। ठीक है, जब प्लस माइनस कोई चीज़ होगी तो हम मिडिल कॉलम इस्तेमाल करेंगे। तो सेल्स की फिगर को हम मिडिल कॉलम में लिखेंगे 435, राइट, इधर 4,35,000। अब इसमें से हमने लेस किया, मेरे पास क्या है जनाब? सेल मैंने डिस्काउंट दिया है 9,400 रुपये। असल में दो अमाउंट लेस हो रहे हैं तो इस वजह से मैंने इनर कॉलम का इस्तेमाल किया है। अगर एक फिगर होती सही है तो मैं इनर कॉलम इस्तेमाल नहीं करता और डायरेक्ट जो वन फिगर है इसमें से माइनस कर देता। और दूसरी लेस है क्या? रिटर्न एंड अलाउंस। ये कितना है जनाब? 14,600। ठीक है, ये चीज़, ये कितना हो गया? 6 और 4 10, 0 1 10, 25,000 ये हो गया। अबे यार तुम लोग ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये हमने माइनस करने के बाद हम चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज नीचे ही लिख सकते हैं। ज़्यादा मैं कर नहीं रहा, टिनी पापा जो है ना। ये हो गई हमारे पास नेट सेल्स, कितनी हो गई? 4,10,000। अच्छा जी, ये नेट सेल हो गई। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये माइनस करेंगे 2,02,000 और फिगर आ जाएगी आपके पास अबे यार ये 24,000 है, देखो 25,000 लिख दिया मैंने। भाई ये कॉस्टिंग ज़रूर देख लेना। हालांकि मेरा जहन इतना अच्छा नहीं है लेकिन जहन पे भरोसा करता हूँ। तो ये 24,000 है और 24,000 में से माइनस किया 4,35,000, ये 4,11,000 हुआ। ठीक है, अच्छा जी, 4,11,000 में से माइनस कर दिया 2,02,000। अबे यहाँ पे ना 800 लिखा है, ये 800 किसका था भाई? अब तुम लोग भी तो बताते नहीं हो, मुंह में घूंघनियाँ देखे बैठे हुए हो। माइनस 1,24,800। ठीक है, 1,24,800 और एक 3,26, तो 800 तो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, सही है। और ये 2 लाख माइनस होने के बाद 7 क्या कर दिया, 4,11 माइनस 2,02,000, 2,09,000। 2,09,000 आपके ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट।
नेट सेल्स में से जितनी भी कॉस्ट है गुड्स को सेल करने के पे जो इंकर्ड हुई है वो माइनस करते हैं, तो फिगर जो आती है वो ग्रॉस प्रॉफिट होती है। राइट, ये आपने मालूम कर लिया। शफीउद्दीन साहब की फिर देख लो भैया, 9, 10, 11, 4, 11, 2 मिस्टेक्स हो गई हैं आज की तारीख में। चाय नहीं पी है, इस वजह से दिमाग उल्टा है। अच्छा जी, ये हमारे पास सवाल मुकम्मल हो गया, और अब हम देखते हैं कि इसी के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर आ सकता है, छोटा है तो इसी में कर लेते हैं। छोटा सा सवाल है, ओके, इसी में करते हैं। मैं इसको इसको मैं रब कर रहा हूँ बंद करके, फिर सवाल नंबर 4 इसी में कंटिन्यू करेंगे लेक्चर के अंदर। जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। उसकी आउटलाइन मैंने मिटा दी, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 262 पेज के ऊपर है। मिस्टर शाहनवाज का जो है ना, ये फिगर्स दी हुई हैं। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शाहनवाज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 31। ठीक है, पूरे जुलाई के महीने में जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो रेलिवेंट ट्रांजेक्शन जो है ना उन्होंने लिख के यहाँ पे दे दी है हमें, और कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है, स्टेटमेंट बनानी है, हमें अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारे पास हमने बनाई कि ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है जनाब? 65,000 रुपये। आउटर कॉलम में लिखा हमने 65,000। ओके, ये हमने लिख दिया। परचेजेस कितनी है हमारे पास? 1,45,000 रुपये परचेजेस हैं। पैंसठ को बहुत बड़ा लिख दिया मैंने। ठीक है, 1,45,000 रुपये परचेजेस हैं। उसके बाद क्या ट्रांसपोर्टेशन दी हुई है? बिल्कुल, 8,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन दी हुई है। और कुछ और तो प्लस नहीं हो रहा इसकी में? नहीं जी, कुछ भी प्लस नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट आप प्लस कर दें 8,000 रुपये। ठीक है, प्लस होने के बाद जब डायरेक्ट प्लस आपने किया तो 8, 5, 13, 153, ये आ गई आपके पास टोटल परचेजेस 153। अब इसमें टोटल परचेजेस में से आप माइनस करेंगे, कोई भी रिटर्न हुई है, कोई भी डिस्काउंट हुआ है, वो आप माइनस कर देंगे। क्या रिटर्न है? बिल्कुल है, 14,500 रिटर्न है। हाँ, और डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट है, परचेज डिस्काउंट नहीं है। तो डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्काउंट नहीं है, सही है। और रिटर्न है कितना? 14,500। तो क्योंकि एक ही फिगर प्लस माइनस हो रही है, तो हम डायरेक्ट इसमें 14,500 लेस कर दिया। अगर मेरे पास दो फिगर्स होती तो फिर मैं यहाँ पे 14,500 यहाँ पे लिखता, ठीक है, और ये फिगर यहाँ पे लिखता और ऐड करके इधर लिखता। लेकिन चूंकि एक ही फिगर है तो मैंने इसको इनर कॉलम का इस्तेमाल नहीं किया, राइट, और मैंने डायरेक्ट जो है रिटर्न एंड अलाउंसेस में लिख दिया। ये 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 तो कुछ भी नहीं है, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। ओके, ये कितना हुआ माइनस होने के बाद? 1,45। यार इसको तो रखूं। -14,500 हो रहा है ना? हाँ, मैं समझा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही।
अच्छा जी, 1,38,500। ये क्या हुआ? नेट परचेजेस। और मैंने कहा है हमेशा नेट परचेजेस आउटर कॉलम में लिखी जाती है, यस, इधर नहीं लिखी जाती है। समझे? हमेशा आउटर कॉलम में लिखी जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे। अब दो अहम चीज़ें हैं, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं है, ये हमने देखना है सवाल के अंदर कि हैं या नहीं है। तो जनाब वेजिस हैं, बिल्कुल हैं वेजिस, डायरेक्ट लेबर वेजिस हैं 6,600 रुपये। ये आपने ऐड कर दिया 6,600 रुपये, ठीक है। और उसके बाद कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अरे सेल टैक्स में भूल गया, इसके अंदर यहाँ पे सेल टैक्स आएगा, रुको ये मिटा के मैं लिखता हूँ, सही है। ओहो, ये बिल्कुल आखिर में फिगर दी हुई थी सेल टैक्स की, एंड आई जस्ट स्किप्ड। इसको मैं दोबारा, इसको मैं लिखता हूँ क्योंकि सेल टैक्स तो ऊपर आएगा। ओहो, चलो सारी फिगर जो है ना आउट हो जाती हैं। तो इस वजह से भाई सवाल जो है ना पूरा देख लेना यार, पढ़ लेना। ये ऐड सेल्स सेल टैक्स। अब मैं इनर कॉलम का इस्तेमाल कर लूँगा इसको, ओके, यहाँ से। और सेल टैक्स कितनी है? 5,700। सेल टैक्स है 5,700। तो ये हो गया 8 5 13, 13,700 से आपकी फिगर बुलंद हो गई, बढ़ गई। और जो फिगर आएगी वो हो जाएगी टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस कितनी हुई जनाब आपकी? इसी वजह से सवाल को आगे बढ़ने से पहले जो है छोटी सी एरर थी कि वो सबसे आखिर में जो है ना सेल टैक्स दिया हुआ था, आई जस्ट स्किप्ड। और स्किप का नुकसान ये हुआ कि पूरा सवाल अजाब हो गई। प्लस 5,700, 13,700 और प्लस 14,000, अबे 14 नहीं है, 1,45 है, 1,45,000, 1,58,000, 1,58,700, 1,58,700 टोटल परचेजेस आई। प्लस होने के बाद कौन क्या क्या चीज़ें? ट्रांसपोर्टेशन और सेल टैक्स परचेजेस पे गया, ऐड हुई और टोटल परचेजेस आई। अब इसमें आपने क्या कर दिया? अब सिर्फ जो डिडक्ट हो रही है अमाउंट, जिससे कमी हो रही है, वो सिर्फ एक ही है और वो है परचेज रिटर्न। परचेज डिस्काउंट नहीं है, सेल डिस्काउंट है। हाँ, बहुत गौर से देखना ये परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 14,500। क्योंकि एक ही फिगर लेस हो रही है तो हमने इनर कॉलम का इस्तेमाल नहीं किया और मिडिल कॉलम्स में ही उसको हमने माइनस कर दिया। अब नेट परचेजेस कितनी आई माइनस करें आप? 1,58,700 माइनस 14,500, 1,44,200। और मैंने कहा है कि नेट परचेजेस ऑलवेज जो है ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे लिखी जाती है, 1,44,200। ओके, ये हो गई आपके पास। क्या परचेजेस कोई वो दिया हुआ है वेजिस वगैरह? हाँ दिया हुआ 6,600,
वेजेस दिया हुआ है 6,600, ये आपने डायरेक्ट ऐड कर दी, ठीक है। कोई और एक्सपेंस है? नो, कोई एक्सपेंस नहीं है। ये जब भी लिखेंगे आप जब आपके पास दिया हुआ हो। अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप ये नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है ओनली, रिमेंबर। अच्छा जी, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपके। अरे यार, एक तो आधा आदमी इसी में हो जाता है। 1,44,200 प्लस 6,600, 1,50, 800। ये 1,50,800 जो हुआ, ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, सही है। थोड़ा सा नीचे लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,50,800। अब आपने अवेलेबल फॉर सेल जो भी गुड्स होगी उसमें से लेस होती है आपकी एंडिंग इन्वेंट्री, और एंडिंग इन्वेंट्री आपकी है जनाब, स्टॉक 78,000 है स्टॉक। ये हमेशा एंडिंग इन्वेंट्री गुड्स अवेलेबल फॉर, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होती है, इसमें से ये हमेशा से माइनस होता है। रिमेंबर 78,000, तो प्रॉफिट आया 72, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 72,800। सही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 72,800, 1,50,800 जो थी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल थी, इसमें से आपने माइनस किया इन्वेंट्री को। माइनस करने के बाद 72,800 ये फिगर आ गई। अगर प्लस माइनस कोई अगर आगे पीछे हो तो उसको खुद ही सही कर लेना, सही है। अच्छा जी, ये फिगर आ गई। आपको यही बनाने को कहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनेगा। वेरी इजी, एक आध दफ़ा और करेंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। मिस्टर क्या नाम है, शाहनवाज है, शाहनवाज, मिस्टर शाहनवाज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पूरा लिखो यार ये, अकाउंट 31 जुलाई, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 65,000 रुपये, आपने लिख दिया 65,000। परचेजेस कितने थे, 1,45,000, आपने लिख दिया डेबिट साइड पे 1,45,000। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आपके 8,000 है, ये आपने 8,000 लिख दिया। सेल टैक्स आपके पास कितना है, 5,700, ये आपने लिख दिया। ओके, ये सारी, ये चारों आइटम जो थे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट को इंक्रीज कर रहे थे, तो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब वो अकाउंट जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट को डिक्रीज कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है 14,500, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। परचेज डिस्काउंट नहीं है, ये छोड़ दिया। और वेजिस, यस, वेजिस 6,600, ओके, ये हो गया। ओके, अच्छा, और दूसरा परचेज डिस्काउंट नहीं है, 78,000 एंडिंग इन्वेंट्री,
ये आपने यहाँ पे लिख दी। अब इसकी फूडिंग करेंगे डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की फूडिंग करेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट निकालेंगे कि कितनी हैं। अच्छा जी, 65,000 प्लस 1,45,000 प्लस 8,000 प्लस 5,700 प्लस 6,600, ये हो गई 2,30,300 डेबिट साइड की फुटिंग। 2,30,300, 300 कहाँ से आ गया, फिर से देख लो भाई। अच्छा बहरहाल लिखते हैं 14,500। आज कॉस्टिंग में गड़बड़ हो रही है। 92,500। है कुछ गड़बड़ कर दी यार। चौदह हजार 500 ये है, फिर प्लस करता हूँ यार। 65,000 प्लस 1,44,200 प्लस 6,600। अरे यार 2,15,000। 2,15,800 माइनस 78,000, 1,37,800। आज कैलकुलेशन ही गलत हो रही है, पता नहीं चाय की शदीद तलब हो गई लग रहा है। 1,37,800 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,37,800। ओके, और ये आपके क्लोज हो गया। 2,30,300 और 2,30,300। ठीक है, 2,30,300, 2,30,300। अब इनकम स्टेटमेंट अगर सेल वगैरह की फिगर दी भी है तो देख लेते हैं, वरना तो इसको आगे चलते हैं। सेल्स की फिगर वगैरह नहीं दी हुई है तो हम ये इनकम स्टेटमेंट इसकी नहीं बना सकते, वरना तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज इस तरह से करेंगे, क्लोजिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री हम डाल लेते हैं कि हमारे पास होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट दे देंगे 1,37,800 से, और जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसको डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, तो इसका किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इनका एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इट्स वेरी इजी, हम बार बार कर रहे हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, सही है, और उसको फ़ौरन क्विकली जो है ना आपने डिटेक्ट करना है कि कैसे। और जब भी सवाल के अंदर आप फिगर्स लिखते चले जाएं और तो सवाल को टिक करते जाएं, ये मैंने लिख ली, ये मैंने लिख ली, ये मैंने लिख ली, सही है। इससे ये होगा कि आप जब भी सवाल देखेंगे कि कौन कौन सी फिगर अनटिक रह गई हैं, सही है, तो आप तलाश करेंगे कि भाई सवाल के अंदर, यहाँ तो मुझे इस वजह से मिल गई कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट के थ्रू मैंने बनाई थी,
ओके। और जब मैंने अकाउंट भी बनाया, इसी चीज़ का अकाउंट बनाया, तो दोनों फिगर मुख्तलिफ आ रही थी। तो मुझे जो है हुआ कि यार ये इसको मैं चेक करूँ, ये क्या गलती हो गई। तो यहाँ पे ये एरर थी कॉस्टिंग। तो ये चीज़ अब ज़ाहिर है आपको कैसे पता चलेगी, आप तो अकाउंट नहीं बना रहे हैं, फिर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ ये एरर पता चलेगा। सही है। तो कॉस्टिंग जो है ऑलवेज जो है ना 2 दफ़ा, मेरा ये असूल है कि 2 दफ़ा मैं कॉस्टिंग ज़रूर चेक करता हूँ। यहाँ पे तो खैर क्लास हो रही है असल में, तो लेकिन जो है आप जब भी सवाल करें, जब भी आप काम करें, तो 2 दफ़ा जो है आप कॉस्टिंग ज़रूर चेक करें। असल में कॉस्टिंग का ये भी मसला हो गया है कि आप जो है वो एग्ज़ाम भी जो है ना कंप्यूटर पे होते हैं, तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना क्या होता है, कैलकुलेटर की भी आदत ख़त्म होती जा रही है। वो एक्सेल ही इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सेल पे ही फार्मूला लगाते हैं, उसी में प्लस माइनस सारा चीज़ हो रही है। तो इम्प्रूव योर एफिशिएंसी ऑफ कैलकुलेटिंग फिगर्स, राइट। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर आगे जो है ना सवालात हम हल करेंगे। ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।